हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LVGS टॉक में। दोस्तों, आज हम लोग आपसे बात करने वाले हैं बिहार की सामान्य जानकारी। यानी कि दोस्तों, जो आपसे हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि बिहार का क्या इतिहास रहा है, प्राचीन समय से लेके वर्तमान 2022 तक क्या क्या परिवर्तन हमारे बिहार में देखने को मिला है। ये सारी घटनाओं का जिक्र करेंगे। दोस्तों, ये जो आपका टॉपिक है, ये आपके हर एक एग्जाम में, यानी बिहार का एग्जाम हो या फिर किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हैं, चाहे बिहार स्पेशल में देख सकते हैं, बिहार पुलिस का एग्जाम हो सकता है, BPSC का हो सकता है, BSSC का हो सकता है, यानी कि बिहार से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम आप देते हैं, तो वहाँ पे आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करें प्राचीन बिहार की, तो जैसा कि आपको पता है कि प्राचीन समय में, यानी कि जिस समय राजा महाराजा का समय हुआ करता था, उस समय बिहार में कई राजाओं ने शासन किया। यहाँ पे शिक्षा का केंद्र माना जाता था। यानी कि प्राचीन समय में अगर देखेंगे, यानी शुरू शुरू में जो है, यहाँ पे बहुत सारे गुरु हुआ करते थे और बहुत प्रसिद्ध यानी विद्वान विद्वान लोग हुआ करते थे जो कि यहाँ पढ़ाया करते थे। इसलिए पूरे दुनिया में बिहार को जो है शिक्षा का केंद्र माना जाता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, कौटिल्य हो गए, ये सब जो लोग थे बड़े विद्वान लोग थे। और यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय और भागलपुर में एक विश्वविद्यालय था, वहाँ पे जो है शिक्षा दी जाती थी। और विक्रमशिला, जो कि वही भागलपुर वाला जो यूनिवर्सिटी है, उसी के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है बहुत विद्वान लोग पढ़ाया करते थे और कई सारे लोग यहाँ पढ़ने आया करते थे। गौतम बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, ये लोग जो है बिहार को बहुत अच्छे से समझा है और इन लोगों ने बिहार को फलने फूलने में बहुत सहयोग किया है। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं बिहार के प्राचीन समय में। तो यहाँ पे अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी, समुद्रगुप्त का नाम सुने होंगे, बिंदुसार का नाम आप सुने होंगे, ये लोग यहाँ के शासक हुआ करते थे और यहाँ पे राज करते थे। लेकिन समय बीतता गया और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो है 1492 में वास्को डी गामा के द्वारा भारत तक आने के लिए समुद्री मार्ग का खोज किया गया। और समुद्री खोज के बाद भारत व्यापार करना उन लोगों ने शुरू कर दिया भारत के साथ, और धीरे धीरे यहाँ के जितने राजाओं महाराजाओं ने था, सबको हराकर और उसके राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। इस तरह से देखा जाए तो अंग्रेज जो है यहाँ पे, यानी कि पूरे भारत का शासन प्रशासन अपने अधिकार में कर लिया, अपने कब्जा में कर लिया। तब उन्होंने पूरे भारत को 3 प्रेसिडेंसी के रूप में बांट दिया। यानी कि जिस तरह से आप अभी देख रहे हैं कि पूरे भारत को जो है 28 राज्यों में बांटा गया है और 8 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है। और इसलिए बांट दिया गया है ताकि शासन करने में आसानी हो। तो अंग्रेज ने भी पूरे भारत को प्रेसिडेंसी के रूप में बांटा था, और उसी में से एक प्रेसिडेंसी है जिसका नाम आप जानते होंगे, और उस प्रेसिडेंसी का नाम है बंगाल प्रांत। बंगाल प्रांत वर्तमान में अगर देखा जाए तो इसी बंगाल प्रांत का नाम जो है अभी पश्चिम बंगाल है। उस समय पश्चिम बंगाल भी हुआ करता था इसी प्रेसिडेंसी में, बिहार भी हुआ करता था, वर्तमान में जो उड़ीसा है वो भी इसी में था, और आप झारखंड जो 28वां राज्य बना भारत का, ये भी उसी में शामिल था।
तो बंगाल प्रेसिडेंसी में सबसे पहले अगर देखा जाए तो बंगाल से विभाजन कैसे हुआ, कैसे बिहार अलग किया गया, कैसे उड़ीसा को अलग किया गया, उसके बाद झारखंड राज्य कैसे बना, इन सारे घटनाओं को, इन सारी पॉइंटों को आपसे चर्चा किया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा बढ़िया से देखें और हो सके तो आप एक नोट्स तैयार कर लें ताकि रिवीजन करने में आपको मदद मिले। चलिए तो आइए हम बात कर लेते हैं बंगाल प्रांत से, यानी कि बिहार की सामान्य जानकारी लेते हुए देखेंगे कि बिहार की शुरुआत कहाँ से होती है। तो हम प्राचीन भारत में आपको दिखा दिए कि यहाँ राजा महाराजा जैसे अशोक हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, बिंदुसार हो गया, समुद्रगुप्त हो गया, इन लोगों ने यहाँ पे अपना कर्म स्थल यानी कि यहाँ पे शासन किया था। उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है अंग्रेज यहाँ पे आ गया और उसके बाद उसने पूरे राजा महाराजाओं को हराकर उसके राज्य को हड़प लिया और 3 प्रेसिडेंसी के रूप में बांट दिया गया था। एक का नाम था बंगाल, दूसरा आप मुंबई जानते होंगे और तीसरा बंदरास। ये तीनों प्रेसिडेंसी था जिसमें बंगाल प्रांत की स्थिति को देखें तो इसमें जो है वर्तमान के 4 राज्य शामिल है, जिसके बारे में आप जानते होंगे। पश्चिम बंगाल है, दूसरा देखेंगे तो आपका बिहार, तीसरा आपका देखेंगे तो वो आपका उड़ीसा है और चौथा नंबर पे जो राज्य आता है वो है आपका झारखंड। ठीक है, ये 4 राज्य जो है वर्तमान का है। सबसे पहले देखा जाए तो सबसे पहले 1911 में घटना ये शुरुआत होती है। इन विभाजन की प्रक्रिया जो है 1911 में शुरुआत होता है। 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक शाही दरबार का आयोजन किया गया था और उसी शाही दरबार में जो है ये घोषणा कर दिया गया था कि अब बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग किया जाएगा, जिसमें बिहार को अलग करने का मतलब था कि उस समय बिहार भी अलग होता, उड़ीसा भी था और झारखंड, यानी कि तीनों राज्य को जो है अलग करना है और एक अलग पश्चिम बंगाल बनाना है। तो 1911 ईस्वी में 1 अप्रैल ये घोषणा कर दी गई थी। 1911 में घोषणा हुआ था, लेकिन 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को जो है बिहार का और उड़ीसा सहित था, उस समय झारखंड भी था, बिहार का गठन 1 अप्रैल 1936 को ही देखा जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार का गठन कब किया गया था तो आप 1 अप्रैल 1912 बताएंगे। 1 अप्रैल 1912 गठन की बात करें, जिसमें बिहार भी था और उड़ीसा भी शामिल था, यानी कि इसमें आप देख सकते हैं तो उस समय उड़ीसा भी हुआ करता था। बिहार और उड़ीसा दोनों का गठन कर दिया गया 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। उसके बाद जो है कहेंगे कि हम लोग स्थापना दिवस 22 मार्च को क्यों मनाते हैं। तो दोस्तों क्या है ना कि ये गठन कर दिया गया था, लेकिन बिहार को बिहार राज्य की मान्यता नहीं दिया गया था, यानी कि इसको जो राज्य का दर्जा होता है वो राज्य का दर्जा कब मिला, तो बिहार को राज्य का दर्जा यानी कि स्थापना अगर कहेंगे तो इसको मिला 22 मार्च 1912 को। यानी राज्य का दर्जा कब मिला, तो राज्य का दर्जा मिला इसको 22 मार्च 1912 ईस्वी को। इसीलिए हम लोग प्रत्येक साल 22 मार्च को जो है बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन जल दिवस भी मनाते हैं और हम बिहार दिवस के रूप में भी 22 मार्च को ही मनाते हैं। ये घटना थी बिहार के पीछे। अब बात कर लेते हैं थोड़ा और जो राज्य हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता हो गया कि बिहार का गठन हो गया कब, तो 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हो गया। 1 अप्रैल 1912 को और राज्य का दर्जा कब मिला, तो 22 मार्च 1912 को। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहार का स्थापना कब किया गया, तो आप आंसर में देंगे 22 मार्च, न कि 1 अप्रैल। क्यों? क्योंकि राज्य का दर्जा कब मिल गया, 22 मार्च को मिला है। तो यहाँ पे बिहार की स्थापना देखें तो ये आपका हो जाएगा 22 मार्च 1912 को हुआ था, यानी कि
पश्चिम बंगाल से उस समय अलग किया गया था। तो उस समय बिहार, उड़ीसा और झारखंड था, और पश्चिम बंगाल, इन दो भाग में इसको बांट दिया गया। उसके बाद जो है कुछ दिनों के बाद उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया। जिस समय उड़ीसा को अलग किया गया था उस समय बिहार और झारखंड बचा हुआ था और उड़ीसा को हटा दिया, यानी बिहार और झारखंड मिला के, दोनों मिला के एक ही राज्य हुआ करता था बिहार। उस समय झारखंड नहीं हुआ करता था। तो 1 अप्रैल को यहाँ से उड़ीसा का स्थापना होता है, और उड़ीसा जो है अपना स्थापना दिवस प्रत्येक साल 1 अप्रैल को मनाता है। तो बिहार का स्थापना 22 मार्च को हुआ, स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाएगा, और उड़ीसा जो है इसका स्थापना 1 अप्रैल को हुआ है, इसलिए यह स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाता है। ये डेट याद रखेंगे, 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई थी, और 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई थी, और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा की स्थापना हुई थी। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अब जो है बिहार और झारखंड उस समय एक ही हुआ करता था, क्योंकि उड़ीसा को अलग किया गया था, झारखंड उसी में शामिल था। कुछ दिनों के बाद आप जानते हैं कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड राज्य की स्थापना होती है, और झारखंड अपना स्थापना दिवस 15 नवंबर को प्रत्येक साल मनाता है। तो यहाँ तक आप बिहार के स्थिति के बारे में, बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में आपने देख लिया, यानी बिहार का कैसे गठन हुआ, किस तरह से इसका विभाजन किया गया। ठीक है, ये जो झारखंड राज्य बना था उस समय ये 28वां राज्य था, यानी कि 27 राज्य था जब तक उड़ीसा अलग हुआ था, और ये बन गया आपका 28वां राज्य। अभी वर्तमान स्थिति में देखेंगे तो 28 राज्य ही है। बीच में कुछ दिनों के लिए 29 हो गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर को अब राज्य के दर्जा से जब हटा दिया गया तो फिर से 28 ही हो गया है। चलिए, यहां तक आपने देख लिया। अब बिहार की स्थिति की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। बिहार में अगर देखा जाए तो बिहार का जो क्षेत्रफल है उसकी चर्चा करें तो क्षेत्रफल के अनुसार जो है पहले 12वां स्थान हुआ करता था, लेकिन अब ये 13वां। ऐसा क्यों? तो आपको पता होगा कि बिहार का जो है बिहार के 12वां राज्य तो था ही, लेकिन आंध्र प्रदेश 2 भागों में बट गया, एक तेलंगाना और एक आंध्र प्रदेश। जब से तेलंगाना बटा है तब से इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 13वां नंबर पे आ गया है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी क्षेत्रफल की। पहले बिहार की स्थिति की बात कर ले तो बिहार की स्थिति देखेंगे तो बिहार का जो क्षेत्रफल है वो है दोस्तों आपका 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। इसके क्षेत्रफल कितना होंगे? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ये आप याद रखेंगे, ये आपसे पूछा जाता है। अब आइए थोड़ा सा बिहार में देख लेते हैं कि किसकी संख्या कितनी है। जैसे जिला, प्रमंडल, अनुमंडल, इन सब चीजों की जो संख्या है वो कितना है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। बिहार का नाम जो है बिहार के ऊपर, इसके पीछे भी एक छोटा सा कहानी है। अब कहानी क्या, ये सच्चाई है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में उस समय बौद्ध धर्म का प्रसार काफी तेजी से हो रहा था, जब गौतम बुद्ध तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति कर लिए थे। तब उससे हुआ क्या कि बौद्ध धर्म का पूरे बिहार में प्रसार होता चला गया। प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों ने बिहार में अधिकतर धर्म जो है वो बौद्ध धर्म हो गया। और बिहार जो है, आप नाम देख रहे हैं यहाँ पे बौ लिखा जाता है, लेकिन बौद्ध धर्म में क्या था कि उनके जो रहने का स्थान था, यानी जहाँ वो पूजा पाठ करते थे, रहते थे, घर बस जाता था उनका, उस जगह को कहा जाता था विहार। यानी उसको वो आप पढ़ेंगे, वो ये आपका विहार का मतलब होता था रहने का स्थान, यानी निवास का स्थान। कौन? तो बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म की संख्या बिहार में धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ता चला गया, क्योंकि इसका प्रचार प्रसार काफी तेजी से हो रहा था।
तो बौद्ध धर्म का निवास स्थल भी पूरा इस क्षेत्र में बढ़ गया और इसको धीरे धीरे विहार के नाम से प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि पूरे बिहार में जो है विहार फैल गया था, यानी बौद्ध धर्म का निवास स्थल बन गया था। तो लोग ज़्यादातर जो है कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, तो ये विहार विहार करते करते जो है इसका नाम ही पड़ गया कौन सी, बिहार। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछेगा या पूछ सकता है कि बिहार का नाम किसके नाम पे पड़ा है, तो आप कह सकते हैं बौद्ध धर्म के निवास स्थल के नाम पे इसका नाम जो है बिहार पड़ गया है। ठीक है, तो ये छोटी सी कहानी थी बिहार के नाम से, उसे इससे ज़्यादा आपको मतलब है नहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा बिहार में, देखते हैं कि कितने भागों में प्रशासनिक दृष्टि से इसे बांटा गया है। आप यहाँ बिहार का क्षेत्रफल देख लीजिए। चलिए बात कर लेते हैं बिहार की चौहद्दी का, है ना, बिहार की चौहद्दी भी थोड़ा सा देख लेते हैं। बिहार की अगर चौहद्दी को देखें तो आपका उत्तर में आ जाता है नेपाल, उत्तर में आपका नेपाल है। दोस्तों ये एकमात्र देश है जो बिहार से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है और आ भी सकता है और आता भी है एग्जाम में, बहुत सारे एग्जामों में पूछा भी गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बिहार एकमात्र देश जिससे अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है, उस देश का नाम है नेपाल। नेपाल की राजधानी आपको पता होगा काठमांडू है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद हम देख लें इसके दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में कौन सा राज्य है, तो दक्षिण में देखेंगे तो आपका है झारखंड, जिसका निर्माण हुआ है 15 नवंबर 2000 को, है ना। उसके बाद अगर देखेंगे तो पश्चिम पूरब की देख लेते हैं। पूरब में आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल है, इसकी राजधानी आपको पता है कोलकाता है और झारखंड की राजधानी रांची है। चलिए उसके बाद पश्चिम में देखेंगे तो पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश है, पश्चिम में यूपी जिसको कहते हैं आप उत्तर प्रदेश, है ना, तो वो आपका उत्तर प्रदेश है पश्चिम में। तो ये आपका हो गया कि बिहार के सीमा से लगने वाले राज्यों के नाम। उत्तर में कौन है, तो राज्य नहीं है, उत्तर में देश है, आप याद रखेंगे, और उस देश का नाम नेपाल है। दक्षिण में देखेंगे तो झारखंड राज्य है, पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। बिहार में थोड़ा सा इसको प्रशासनिक दृष्टि से कैसे बांटा गया है, तो पूरे बिहार में कुल जिलों की संख्या की बात कर लें तो जिलों की संख्या है आपको 38, यानी पूरे बिहार में जिला कितने हैं, तो जिला है आपका 38। उसके बाद जो है जिला में बांटने के बाद 2, 3, 4, 5, किसी में 6, ऐसे करके जो है कई सारे जिला को मिला के एक परमंडल बना दिया गया और उस परमंडल का संख्या है 9। हम लोग बारी बारी से सब परमंडल के बारे में पढ़ेंगे, सब जिला के बारे में भी देखेंगे, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल संख्या देख लेते हैं कितनी किसकी संख्या है। उसके बाद अनुमंडल बनाया गया जो कि परमंडल से छोटा होता है। अनुमंडल की संख्या अगर देखेंगे तो वह आपका 101 हो जाएगा। अनुमंडल की संख्या 101 याद रखेंगे यहाँ। नेक्स्ट है आपका प्रखंड। प्रखंड की संख्या अगर देखें तो प्रखंड की संख्या आपको 534 मिलेगा। प्रखंड की संख्या ये 534 है। उसके बाद प्रखंड में आप देखते हैं गांव है, बहुत सारे गांव को मिला के एक प्रखंड का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ तक आप याद रखना। उसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि बिहार में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो बिहार में देखिए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट दिन, ठीक है। नेपाल में, नेपाल से कौन कौन सा जिला अपना सीमा साझा करती है, झारखंड से कितने जिला अपना सीमा साझा करती है, फिर पश्चिम बंगाल का कितना सा जिला है, ये सब चीज़ें भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बिहार के बारे में और थोड़ी सी देख लेते हैं कि बिहार की क्या स्थिति है। तो बिहार की स्थिति की बात करें, स्थिति से मतलब है कि बिहार में और क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में देखेंगे। तो बिहार में 38 जिला है, जैसा कि अभी आपने देखा। बिहार में एक नदी बहती है जो कि सबसे लंबी है और वो बिहार के लगभग 12 जिला को क्रॉस करती है ना। गंगा नदी जो है, आप भारत की सबसे लंबी नदी को जानते हैं, गंगा नदी, और बिहार की सबसे लंबी नदी भी गंगा ही है। इसी से अधिकतर क्षेत्र बिहार का सिंचित होता है, ठीक है।
ये जो है कितने जिलों को क्रॉस करती है, तो 12 जिला को क्रॉस करती है। और सबसे ज्यादा लंबी किस जिला में है, तो वो आपका जिला है, सबसे लंबा किस में बहती है, तो सबसे लंबी जो है ये आपका पटना जिला में है। यानी पटना में सबसे ज्यादा दूरी तय करती है गंगा नदी। इसी से संचित भी होता है, इसके सहायक भी कई सारे नदी भी है ना, सोन नदी है, पुनपुन है ना, ये सब नदी है, बहुत सारी नदियां हैं। एक टॉपिक ये भी आपका है, तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद देख लेते हैं थोड़ा सा बिहार के चारों तरफ आप देखिए तो स्थल खंड है। ये अपनी सीमा जो है किसी भी समुद्री क्षेत्र से नहीं साझा कर रही है। उत्तर में नेपाल है जो कि एक स्थल खंड ही है, झारखंड भी स्थल है, पश्चिम बंगाल भी स्थल और उत्तर प्रदेश भी स्थल है। तो बात करें कि आप सोच सकते हैं कि जब चारों तरफ इसके स्थल खंडी है तो अपनी व्यापार ये पुराने जमाने में कैसे करता होगा। तो कलकत्ता में उस समय तो आपको पता ही होगा कि बंगाल था, तो बिहार से ले जाता था कलकत्ता, और कलकत्ता बंगाल की खाड़ी के नजदीक है, तो वहां से अपना इसका व्यापार वाणिज्य चलता रहता था। चलिए हम देख लेते हैं बिहार के थोड़ी सी लंबाई चौड़ाई। तो बिहार की लंबाई की बात करें, बिहार की आकृति आप सबसे पहले समझिए, बिहार की आकृति कैसी है। तो बिहार की आकृति एक तरह से आयताकार है। आप जब बिहार का मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार की जो आकृति है एक आयताकार बनाती, आयत की तरह का है। तो उसमें लंबाई भी होगा और चौड़ाई भी होगा। ठीक है, तो लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई है आपका 483 किलोमीटर। लंबाई कितनी है इसकी, 483 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि पश्चिम से पूरब कह सकते हैं, पश्चिम से पूरब की तरफ लंबाई होती है। तो पूरब से पश्चिम की तरफ जब देखेंगे इसकी लंबाई 483 किलोमीटर है। उसके बाद हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो बिहार की चौड़ाई कितनी है, जो कि उत्तर से दक्षिण होगा, तो चौड़ाई आपका 345 किलोमीटर है। ये आप याद रखेंगे, है ना, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई हम लोग जानते हैं। तो इसकी चौड़ाई कितनी है, 345 किलोमीटर है, और बिहार की लंबाई कितनी है, 483 किलोमीटर है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके आगे भी बिहार के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त करनी है। तो इसी तरह से आपको इस चैनल पे वीडियो मिलता रहेगा, है ना। चैनल का नाम ही है LBGS टॉक, यानी कि यहाँ पे GK GS के टॉपिक पे ही बात की जाएगी, है ना, जिसमें आपको बहुत सारी जानकारियां भी मिलेंगी। और कुछ जानकारियां जो छूट जाती हो वो जानकारी आप लोग कमेंट में कर देंगे तो हम भी जान जाएंगे और आपको भी फायदा हो जाएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक आज छोड़ देते हैं। इसके आगे हम लोग कल मैप की सहायता से देखने का प्रयास करेंगे कि क्षेत्र नेपाल से कौन कौन जिला अपना बॉर्डर टच करती है ना, झारखंड कौन कौन सी जिला से अपना बॉर्डर टच करती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मैप की सहायता से। आज तक यहीं तक रहने देते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप लोग नोट कर ही लिए होंगे, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बस इसको आप एक बार रिवीजन करके अगर जो चीज़ इसमें से नहीं याद होगा उसको आप याद कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछता है इसकी जानकारी नहीं होती है ना। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो आप कभी पढ़े भी नहीं होंगे, है ना। हाल ही फिलहाल जो है आपको BPSC में आपको पता ही होगा, है ना, लोग चंपारण सत्याग्रह के बारे में कितना डीपली पढ़ते होंगे, बहुत डीपली पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी उसमें ये जानकारी नहीं दिया गया था कि महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के समय में मारने के समय में, चंपारण सत्याग्रह के समय में मार रहे थे, कोई मारने का प्रयास किया था जिसमें लोगों ने जान बचाई थी। ये क्वेश्चन था, है ना। हम लोगों ने क्या पढ़ा, बहुत पढ़ते थे, ज्यादा डीपली करके पढ़ते थे, तो यही पढ़ते थे कि महात्मा गांधी को निमंत्रण किसने दिया था, कौन बुलाने गया था। यहाँ तक जानकारी हम लोगों को पता थी, लेकिन BPSC ने एक नया क्वेश्चन दे दिया और उसके लिए हमें और डीप पढ़ना पड़ेगा। इस बात से हमें यही जानकारी मिली और यही एहसास हुआ कि नहीं, अभी तक डीप नहीं था, ऊपर ऊपर ही हम लोग पढ़ रहे थे। तो GS में बहुत सारी बातें होती है करने के लिए, है ना, बहुत सी चीजें आप जानते हैं
और हम नहीं जानते हैं। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें अभी बहुत कुछ छूटा हुआ है और आपको लगे कि आपका वीडियो ऐसे निरंतर चलता रहेगा, लेकिन आपको अगर लगेगा कि नहीं ये टॉपिक हो गया और ये नहीं बताया गया, तो आप उसको कमेंट में करिए। और वीडियो कैसी लगे ये भी आपको कमेंट कर देनी है। और चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर ले, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सके और ये सब जानकारी उन्हें भी मिल जाए। तो आज के बाद नेक्स्ट मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।